मैं कहीं ना कहीं आप लोग दोनों से कोई पॉइंट पे डिसएग्री कर रहा हूँ। एक अपकमिंग कैंडिडेट बोल रहा है अगर मैं आपका डॉक्यूमेंट का कैंप करके, अगर मैं आपका मेडिकल कैंप करके आपसे वोट मांगने आ रहा हूँ, ये कैंडिडेट बोल रहा है वोट मत दो। अगर जब मैं कॉर्पोरेटर बन जाता हूँ तो मैं अपने इलाके का सर्वे कराऊंगा। बच्चे जो है वो स्किल बेस्ड कोर्सेज से दूर है कि ठीक है आज एजुकेटेड है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। मेरी लड़ाई बीएमसी से ही है, मेरी ऑपोजिशन से नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। मैं इलेक्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ नहीं लड़ता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए पुरअज़म हूँ कि मैं इंशाल्लाह हमारे इलाके के अंदर एक बेहतरीन कॉलेज ओपन करूँगा। नाउ आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे एरिया के अंदर भी जो ये डॉक्यूमेंटेशन का इश्यूज है उसको मैं पूरा क्लियर करूँ, घर के डॉक्यूमेंट्स के। कि मैं शगफ भाई की कुछ बातों से एग्री नहीं करता हूँ कि मैं एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। अगर घर से ही आदमी डॉक्यूमेंट से फेल होता है, वो घर नहीं मिल रहा है उसको मुंबई का, तो वो खत्म हो गया। उसकी पूरी लाइफ उसने मुंबई में घर बनाया, वो खत्म हो गया। तो वो लोग वहाँ फंड ज़्यादा पास करें। इसका सीधा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि गोवंडी के अंदर अभी 4 करोड़ का फंड पास हुआ, कहीं पे भी फंड पास नहीं हो रहे हैं। और गोवंडी में तो आपके नहीं इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज DCPR 2034 टू योर पीपल? महाराष्ट्र स्टेट राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट क्या है? तो इलेक्शन का माहौल चालू हो चुका है, हर जगह कैंडिडेट्स की होड़ लगी पड़ी है, लोग आपको कन्विंस करने में लगे हैं कि आप उनको क्यों वोट दें, क्या उनका विजन है, क्या उनका मिशन है। तो इस प्रोसेस में आपकी हेल्प करने के लिए आने वाले इलेक्शन तक हम आपके इलाकों से आपके कैंडिडेट्स को लाकर हमारे पॉडकास्ट में बिठाकर विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि आप उनको क्यों वोट दें। आप अपने कैंडिडेट्स को थोड़ा और बेहतर जान पाएंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे बीच आकर कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, वो लोग कौन है, उनकी नॉलेज क्या है और क्या उनका इरादा है। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज मेरे साथ 2 अपकमिंग यंग पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं। दोनों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ और आज ये प्लेटफॉर्म उनके लिए ताकि वो आप लोगों को अपने बारे में बता सके और अपने मिशन के बारे में बता सके। तो वी विल गेट स्टार्टेड फर्स्ट विथ डॉक्टर परवेज अंसारी। इनका ताल्लुक बाइकला से है और एक एस्टैब्लिश्ड प्रोफेसर है, एकेडमिशियन है, इनकी खुद की क्लासेस ये चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने PhD करी है, लॉ करा और बहुत कुछ पढ़ा है जिसको मैं अभी बयान नहीं कर सकता। बट आने वाले इलेक्शन में 211 से ये अपना कैंडिडेचर आगे रख रहे हैं। और हमारे पास H ईस्ट वार्ड से मेरे दूसरे दोस्त शगफ बैठे हुए। शगफ भी एक एडवोकेट है और शगफ एक सोशल कॉज में अपने आप को आगे रखने वाला इंसान है जो हर एक चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और लोगों के मसलों में कूद कर उनकी हेल्प करना इनका शौक रहा है। तो अब दोनों के सोशल लाइफ से निकल के पॉलिटिकल जर्नी में आने के बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम व्हाई डू दे वांट टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन, व्हाट इज देयर मिशन एंड व्हाट आर देयर गोल्स। सो आई हैव विद मी डॉक्टर परवेज अंसारी एंड डॉक्टर शगफ, एडवोकेट शगफ शेख। पहले तो वेलकम टू द लोकसभा पॉडकास्ट। थैंक यू सो वेरी मच। और थैंक यू कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप लोग आ पाए। और मेरा सबसे पहला सवाल आप लोग दोनों से ये है एंड विल स्टार्ट विथ यू परवेज सर कि क्यों इलेक्शन, मतलब क्यों लड़ना है? आपका एक खुद का क्लास चल रहा है, यू आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, व्हाट इज द ट्रिगर ऑफ कमिंग इनटू पॉलिटिक्स? मेरा नाम डॉक्टर परवेज अंसारी है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लोगों को कि मैंने BSc इन फिजिक्स किया हूँ महाराष्ट्र कॉलेज से फर्स्ट क्लास में। फिर मैंने MSc किया हूँ मुंबई के KJ सोमैया कॉलेज से। फिर मैंने B.Ed किया, उसके बाद मैंने PhD किया। मेरा जो मेजर रिसर्च वर्क हुआ है वो IIT बॉम्बे, NIT जयपुर से हुआ है और मेरे इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे रिसर्च पेपर पब्लिश है। और उसके बाद मैंने LLB इस साल कंप्लीट किया हूँ और लास्ट 14 ईयर से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। तो फिर क्यों? और जैसा आपने जो कहा एकदम सही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास काफ़ी अच्छी चल रही है, एम्बिशन एकेडमी, और मैं उसका डायरेक्टर हूँ। लेकिन मैं लास्ट 22 साल से, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मैं तब से पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देख रहा हूँ। 2004 के UPA के इलेक्शन के फर्स्ट इलेक्शन से 2009 के जनरल इलेक्शन जो हुआ था लोकसभा का, UPA का 2 था, फिर 2014 का जो इलेक्शन था जिसमें मैं कॉलेज से प्रोफेसर था, तो मैं उसके अंदर अपना ऐसा प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी था, इलेक्शन ऑफिसर था। बचपन से मैंने इलेक्शंस को काफ़ी करीब से देखा हूँ और मैं इस चीज़, जैसे बाकी लड़कों के शौक़ होते थे कि वो फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में रहते थे, मेरा शौक़ यही था। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर घर के हालात ठीक नहीं होते तो शायद मैं MA पॉलिटिकल साइंस किया होता या MA हिस्ट्री किया होता, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे और मेरा साइंस में भी इंटरेस्ट ज़्यादा था और आर्ट्स में भी था, तो मैंने साइंस को एज अ करियर चुना। और जब मैं साइंस में अपना करियर एक गोल सेट कर लिया PhD फिजिक्स के बाद और मैं थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो गया अपनी फील्ड में,
तब मैं अपने पैशन की तरफ आया जो मेरा था। So politics is your passion basically. लाइक पॉलिटिक्स मेरा पैशन है और मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे कुछ करना है लोगों के लिए। Trigger point क्या है? I want to know the ट्रिगर पॉइंट देखिए, मैं एजुकेशन में लास्ट 14 ईयर से जब काम कर रहा हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि हम एजुकेशन पे उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे। मतलब आज क्या हो रहा है कि मैं अपनी क्लास के ज़रिए से कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, एक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत थोड़े लेवल तक जा पा रहा हूँ, लेकिन जिस लेवल तक मुझे जाना है, एजुकेशन का जो मियार मुझे खड़ा करना है, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक चेंज लाना है एजुकेशन में आने वाले लोगों के लिए, दैट इज दैट। सिर्फ एजुकेशन एक मेरा पॉइंट नहीं है, पहला मेरा जो मकसद है, मैं एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, बट अब सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ योर Exactly. होल थिंग इज एजुकेशन है। हाँ जी। शगफ, व्हाट इज योर ट्रिगर पॉइंट? व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स? Well, the thing is कि I was pretty much happy on my side because मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। इंटरनेशनल कॉल सेंटर में मेरा जॉब था, वो भी चल रहा था उस ज़माने में, यानी 2014 में। आई वॉज प्रिटी मच ऑन अ हाई साइड कि भाई कार भी है, सब कुछ है, जॉब चल रहा है, डिस्पाइट रिसाइडिंग इन स्लम्स, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एंड ऑफ कोर्स अल्लाह, कि सब कुछ सेट था, सब सही चल रहा था। देन अचानक एक डेमोलिशन नोटिस आता है और वो डेमोलिशन नोटिस सारी चीज़ें मेरे पास की चेंज कर दे रहा है। ठीक है, और वो एक बीएमसी का डेमोलिशन नोटिस होता है, जिसके बाद मेरा पूरा नज़रिया लाइफ को लेकर और जो लाइफ चल रहा है उससे लेकर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि भाई वो डेमोलिशन जो है 1200 लोगों को अफेक्ट करता है, जिसमें मेरा खुद का भी घर होता है। तो सारी चीज़ें मेरी एक स्टैंड स्टिल पे आ गई कि भाई अब इसके बाद क्या होगा। और मेरा पूरा डिसीजन अब हमारे लीडर्स ले रहे थे, मेरे घर का। ठीक है, और वो पोजीशन पे मैं हमारे लीडर्स को देख रहा था कि ये हमको कैसे लीड कर रहे हैं, कैसे हमको बचा रहे हैं, या क्या क्या हो रहा है हमारे साथ। और उस वक्त मैं सारे पॉलिटिकल हलचल देख रहा था, यानी पॉलिटिक्स से मैं बहुत दूर था, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो देखते 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 ये समझ में आया कि भाई आज के दौर में हमको, युवाओं को, यंगस्टर्स को, हमको पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए। अगर आप समझदार हो, अगर आप वेल एजुकेटेड हो और आपको सारी चीज़ों की समझ है, तो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि आज का दौर ये है कि लोग किसी को भी उठाकर नेता बना रहे हैं, और वो जो नेता बन रहे हैं, बीएमसी में जो पहुंच रहे हैं, उनको डिस्कशन करने नहीं आ रहे, इश्यूज हाईलाइट करने नहीं आ रहे, जिसके वजह से मुझको मेरा घर इम्पैक्ट होते हुए दिखा। और वो पोजीशन में मैंने खुद स्टैंड लिया, खुद उस चीज़ को फाइट किया। और वो फाइट करने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि आई हैव टू वर्क हार्ड टू मेक श्योर कि आई हैव टू बी इन दैट पोजीशन, कि मैं उस चीज़ को चेंज कर सकूं, मेरे आसपास को चेंज कर सकूं, बिकॉज वो ज़रूरत थी उस वक्त की। तो ये एक मेरा ट्रिगर पॉइंट था, वो जो बीएमसी नोटिस मेरे को आया। बट व्हाट वाज दैट नोटिस फॉर? व्हाई डेमोलिशन? That notice was for a road widening and a nala widening, and which was impacting about 1200 houses, and that too at a very serious note. For example, I forgot it. ये Disaster management. ठीक है, So Disaster Management Act was recently introduced in 2017 in BMC, and Bandra East is the location. And that time what happened, they wanted to demolish these 1200 structures, and in that position what happened, the BMC commissioner issued a notice कि भाई we have to demolish anyhow because it's a Disaster Management Act which we have introduced, and because of that we'll go ahead and demolish it. We were not listening for anything, and they were telling us that we would be shifting all the people to the माहुल, which is what actually वो पोजीशन ऐसी थी कि माहुल में एनजीटी ने बोल के रखा था कि आप वहाँ पर जो लोग को शिफ्ट किया है उनको ही निकालो बाहर, और वहाँ पर हमको ये शिफ्ट कर रहे थे। तो देयर वाज अ पोजीशन कि हमारा एमएलए, जो हमारी एमएलए थी, आई वुड नॉट टेक द नेम्स ऑफ द पार्टी बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट पोजीशन कि भाई मैं किसी। So who was the MLA? एमएलए वाज फ्रॉम शिवसेना, Okay, cool. Let's move forward. so they were in the house itself. Okay. And the corporator was also from the Shiv Sena. And the part was कि they were having a discussion, we were sitting in the commissioner's office, और वो position में MLA was telling the commissioner कि भाई या लोकांना माहूलमध्ये नको पाठवा, असं आहे आणि तसं आहे. And commissioner was like, I don't have any other place, I'll just go ahead and shift them to Mahul. And that time I was just looking forward to my corporator, that what he would say, and he was just like, Your house was illegal or legal? no, the thing is कि बैंड्रा कोर्ट वहाँ पर है, म्हाडा वहाँ पर है, ऑलमोस्ट बिग ऑफिसेस जो है गवर्नमेंट की वो बैंड्रा ईस्ट में है,
और बांद्रा ईस्ट का वो जो पार्ट है जिसको मोस्टली सब लोग इलीगल एनक्रोचमेंट्स बोलते हैं, अगर वो इलीगल एनक्रोचमेंट्स होता तो उनको प्रॉपर हाउसिंग नहीं मिलता, जैसे कि बीएमसी ने दिया या जो भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस जगह के साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है, वो लैंड पार्सल के साथ में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है कि वी वर पुट इनटू अ पोजीशन इन 2013, हमारे लैंड पार्सल को स्टेट गवर्नमेंट की लैंड से हटाकर रेलवे में कर दिया गया और उसका डिस्प्यूट आज तक हम लड़ रहे हैं। व्हाट वी वांट इज के वी वांट डेवलपमेंट देयर, हमको वहां पर डेवलपमेंट चाहिए, हमको बांद्रा में ही हाउसिंग चाहिए एंड वी आर नॉट एबल टू गेट इट। what is the reason? Because of that land parcel shifted to railways, which was disputed. That is the disaster management planning has actually come against your guys because उसमें हटाना पड़ेगा। हाँ, So your resolution is don't move us too far away, like जो भी जगह थी हमको नजदीक में की अलॉटमेंट करके दो। Basically, is that what you want? नहीं, at that point of time what happened is 2019 was the notice। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये लोग ने डिस्कशन तो कर लिया। अब मैं वहाँ बैठा बैठा ये सोच रहा था कि भाई इन्होंने तो अपनी बात कर ली, लेकिन घर तो मेरा टूट रहा है, फैमिली तो मेरी इफेक्ट होगी। तो मैं उसी टाइम उठा, कमिश्नर के पास गया एंड आई टोल्ड हिम डायरेक्टली, आई टोल्ड हिम बिकॉज सर यू आर एन IAS ऑफिसर, आई वांट योर 5 minutes। आई डिस्कस्ड विद हिम इन इंग्लिश ओनली एंड ही सेड कि यस। सो आई टोल्ड हिम कि सर डिस्पाइट रिसाइडिंग इन स्लम्स, I've got a proper education, I'm speaking to you right now. Why? My parents are undereducated, but they gave me a proper education. Now the problem is that being an educated person, now you are shifting me to a place which is known as Mahul, and I searched around schools which is about 4 kilometers here and there, and I was not able to find a very good school wherein I can make my children study there, and I was not able to find that. At least give us a place where I get a good school so that मेरे बच्चों का तो education अच्छा हो यार। तो वो पोजीशन पे उतना सुनने के बाद ही कमिश्नर ने सामने फोन लेकर डिस्कस करके हमको म्हाड़ा से मलाड में शिफ्ट किया। वन स्टेटमेंट आई मेड एंड आई मेड श्योर कि वो 1200 लोग जो अफेक्टेड हो रहे थे उनको एक प्रॉपर हाउसिंग माहौल की जगह मलाड मिले। वो मैंने कर लिया वो। लेकिन वो करने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि यार आपको अगर कुछ करना है तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर मैं वहां चुप रहता तो माहौल ही होता, लेकिन स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है। सो योर ट्रिगर पॉइंट इज बेसिकली वो जो डेवलपमेंट का सारा इशू हुआ तो उसने दैट ट्रिगर्ड यू टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, whereas Parvez sir, yours was looking at the state of education. Now you guys are contesting elections. You are both of my age. We are both like all three of us are in the similar age and all that. I really want to understand कि आप लोगों का मुद्दा क्या है, मतलब क्या आप अपने करंट इलाके में, and we'll again start with you and we'll keep going back and forth between you guys. एजुकेशन का मुद्दा आपका ये मेरे को पता है, ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने इलाके में अगर कॉर्पोरेशन का काम देख रहे हो तो अगर आप वो सीट पे चुनकर आते हो तो आप क्या करोगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है ना कि मुझे अपना इलाका समझाना पड़ेगा। जैसे कि मैं जो इलाके से बिलोंग करता हूँ उसको वार्ड नंबर 211 212 बोलते हैं। मैं एक्चुअली 211 एग्जैक्टली नहीं हूँ, 211 212 दोनों वार्ड आता है साइमल्टेनियसली, जो भाई कल्ला के अंडर में आता है। तो इसमें होता क्या है कि इस इलाके में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आ रहा है। डेवलपमेंट होना मुद्दा, रीडेवलपमेंट होना मुद्दा है। एक मुद्दा एक है, पहला मुद्दा। दूसरा जो है मेरे अकॉर्डिंगली वो है एजुकेशन, जो इसके ऊपर मैंने बात कर चुका हूँ। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो है हॉस्पिटल, ठीक है। हेल्थ जो सेक्टर है वो उतना फुल्ली यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं है, कि इसके बावजूद कि वहाँ पे नायर हॉस्पिटल सबसे करीब है। लेकिन आज अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली सफ़र करती है। जैसे कि मैं लास्ट वीक में मेरा बेटा थोड़ा बीमार पड़ गया था, उसको एक्यूट डायरिया हो गया था, उसको इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो इसके लिए मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल को पहले जाना पड़ा, बिकॉज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ नहीं देख पा रहा हूँ और रिलाई भी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त जो मेरा चार्जेस प्राइवेट हॉस्पिटल, मसीना हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, एक दिन का वो करीब 10 to 20,000 के करीब पड़ जाता है। तो हमारे यहाँ की जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, सपोज ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास उतने अच्छे इस्टेब्लिश हॉस्पिटल नहीं है। तो आप अगर चुनकर आते हो तो आप एजुकेशन के ऊपर, रीडेवलपमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर काम करोगे, और कोई मुद्दा नहीं? इसके साथ जो क्लीननेस और सारी चीज़ें जो होती है वो लगी रहती है, वो तो करते रहेंगे, जो एक नगर सेवक का काम होता है। बट जो मेन हमारा सेक्टर होना चाहिए एजुकेशन। लेकिन क्या हो रहा है ना कि आज मैं देख रहा हूँ कि जो एजुकेशन से फील्ड से बहुत ज़्यादा बिलोंग भी नहीं करता है, जिनको मुद्दे नहीं पता है, और वो भी एजुकेशन करते हैं। लेकिन कभी मैं सोचना चाहता हूँ, मैं उनके साथ बात करना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन पे क्या ब्लूप्रिंट है, एजुकेशन के जो मुद्दे पे आप काम करना चाहते हैं, क्या ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास उसका। आप जब चुन कर आएंगे तो आपका पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा?
नहीं, यहाँ तो लेकिन फिर ये तो मायार हमने ही गिराया है ना। हमने अभी जैसे ये बोल रहे थे कि मैं देख रहा हूँ मेरा कॉर्पोरेटर मेरा स्टैंड नहीं ले रहा है, आप देख रहे हो कि एजुकेशन में काम लेते, तो ये मायार गिराने वाला तो हम है ना। हमने जाहिलों को वोट देकर आके लाया। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ना हम लोग, पॉलिसी मेकर जो नगर सेवक, देखो पहले तो क्लियर मैं कर देता हूँ यहाँ पे कि नगर सेवक का काम सिर्फ गटर साफ करना, नाले साफ करवाना। अरे मेरे को इस पे आना था आपसे, आई एम गोना पॉज यू देयर। मैं गटर उस पे आने वाला हूँ। थिंग इज के मेरे लिए मुद्दा यही है, फर्स्ट मेरी लड़ाई बीएमसी से ही है, मेरी ऑपोजिशन से नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। अगर मैं एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करता ना तो मैं अंदर के लोगों से ही पॉलिटिक्स सीख रहा होता, इसको कैसे दबाना, इसको कैसे उठाना, इसको क्या करना। मेरे को वो नहीं करना है, मेरे को बस ये करना है कि मैं मेरे लोगों को बेनिफिट कैसे पहुंचा सकूं। ये मेरा पार्ट है, ये मेरा एरिया है। एंड फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम 2017 टिल डेट, व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं उस इशू पे काम कर रहा हूँ। आई रिसेंटली सॉ अ वीडियो विच वॉज फ्रॉम योर पॉडकास्ट इटसेल्फ और फ्रॉम योर वीडियो, एंड उसमें आपने बताया है कि हमको तो कॉर्पोरेटर की ज़रूरत ही नहीं है, विच इज़ फ्रैंक कि मतलब कॉर्पोरेटर की ज़रूरत क्या है, सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं। तो हम तो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बीएमसी ने भी इतनी सारी चीज़ें रखी है बेनिफिट की जो हम कर सकते हैं, तो हमको कॉर्पोरेटर की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? पॉलिसी मेकिंग में जो हमारे पास स्कीम्स है उसको कैसे बेनिफिट्स मिलाएं। अलग अलग इश्यूज़ है, क्लिनलीनेस इशू है, फिर बाद में ड्रग्स का इशू है, और उसके बाद में पुलिसिंग का इशू है। तो हाँ, अभी एक एज अ मुस्लिम एरियाज के अंदर जब तुम जाओगे, स्लम्स के अंदर जाओगे, चाहे गोवंडी हो गया, मदनपुरा हो गया, बैंड्रा ईस्ट हो गया, Did you just call us slums? Like तूने just मदनपुरा को slum बोला? आई एम सो सॉरी अबाउट इट। He just called us slum. Now Madanpura is basically a slum dwelling place, no doubt. Go ahead. तो हमारे इधर का ये इशू है कि ये सारे इश्यूज मुस्लिम एरियाज के अंदर बहुत फेस करने पड़ रहे हैं हमको। अब इसको एड्रेस करने के लिए हमको करना क्या है? अभी ये जो एक प्रोसेस चलता आ रहा है ना, लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ड्रग बेचने वालों को डरा रहे हैं, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वापस कोई भी इशू हो रहा है, क्लिनलीनेस का इशू हो रहा है, थोड़े दिन चिल्लाएंगे फिर वापस। तो हमको इसके ऊपर ना एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गेटिंग अ चांस, व्हाट आई वुड मेक श्योर इसके प्रोसेस पूरा क्लिनलीनेस का इतना अच्छा हो कि एज अ सिटीजन जो लोग हैं वो उसके अंदर चेंज लेके आए। हम कुछ उसके अंदर कोई चेंज नहीं, हम उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं, एज अ कॉर्पोरेटर हम उनको बता सकते हैं, स्कीम्स ला के दे सकते हैं, लेकिन चेंज हमारी सोसाइटी में नहीं आ रहा है। जब चेंज ही नहीं आएगा तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। नहीं, मैं यहाँ पर एक करेक्ट करूँगा शगफ को कि हम सिर्फ क्लीन करने के लिए, क्लीनेस से मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम सिर्फ गटर नाले इसकी सफाई करने के लिए नहीं आ रहे। पहले तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि एक कॉर्पोरेटर का जो रोल है वो सिर्फ गटर की सफाई करना, नाले की सफाई करना नहीं होता है। पहले मैं और डॉक्यूमेंट्स देखो, मैं एक चीज़ और भी यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैंने भी डॉक्यूमेंट्स कैम्प कराया था, मेडिकल कैम्प भी कराया था, और एक बड़ा मेडिकल कैम्प रखने वाला था। लेकिन आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, पॉडकास्ट में क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस कैम्प के लिए, जो कैम्प मैंने कराया था, इसके लिए अगर आपके यहाँ से वोट मांगने आऊँ, आप मुझे वोट मत देना, भगा देना। रिपीट दैट। एक अपकमिंग कैंडिडेट बोल रहा है, अगर मैं आपका डॉक्यूमेंट का कैंप करके, अगर मैं आपका मेडिकल कैंप करके आपसे वोट मांगने आ रहा हूँ, ये कैंडिडेट बोल रहा है वोट मत दो क्योंकि आपका वोट बहुत महंगा है। देखिए, मैं इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स कैम्प करा के, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने भी लास्ट मंथ में डॉक्यूमेंट्स कैम्प कराया था, उसमें मैंने फ्री किया था डॉक्यूमेंट्स। फ्री कैम्प से मेरा मुराद है कि गवर्नमेंट चार्जेस भी मैंने पे किया था। मैंने एक बहुत बड़ा मेडिकल कैम्प लास्ट मंथ रखा था और एक बहुत बड़ा मेडिकल कैम्प ये वीक मंथ में भी रखने वाला हूँ। बट ये सब सर्विसेज है, ये सब तो करना ही है। बट ये सब चीज़ों के लिए अगर आप काउंसलर चुन रहे हो, आप अपने वोट के बारे में सोचो। आप काउंसलर भेज रहे हो एक ऐसी असेंबली में या बीएमसी में जहां आपका जो बंदा है, जो कॉर्पोरेटर है, वो पॉलिसी मेकिंग के अंदर जाएगा। पॉलिसी मेकिंग में अगर एक पढ़ा लिखा होगा, जो मुद्दों को समझता होगा, ठीक है, मुद्दों के बारे में उसको नॉलेज होगी, तो वो जाके वहाँ पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम करेगा। ठीक है, on that let's come back to the whole thing which is the मुद्दा, because I want to understand the mission, the goal that you will have. You said, अभी आपने बोला कि मेरे इलाके में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा इशू है, मेरे इलाके में क्लीनलीनेस का एक बहुत बड़ा इशू है, मेरे इलाके में रीडेवलपमेंट या डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है। अगर समझ लो कि आज से हम 4 महीने बाद है और आपको सिलेक्ट करके दे दिया आपकी आवाम ने, कैसे सॉल्व करोगे आप उसको? वो जो डेवलपमेंट का आपका मुद्दा है, जहाँ पे स्ट्रक्चर जो तोड़े जा रहे हैं, जो भी है, हाउ विल यू लुक एट इट? ड्रग्स का मुद्दा है, आपकी तरफ से क्या एक्शन होगा? क्योंकि ड्रग्स मेरे हिसाब से इट इज मोर और लेस ये लॉ इशू है जहां पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली तुम काम कर सकते हो पुलिस के साथ में, तो आई वांट अंडरस्टैंड हाउ वुड यू अप्रोच इट एंड हाउ वुड यू अप्रोच योर इश्यूज। आई वांट अंडरस्टैंड दैट। लेट्स स्टार्ट विद यू शगफ। सो द थिंग इज के एज आई सेड अर्लियर कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरा जो वार्ड है
उसमें एक गाउठन है, नौपाड़ा गाउठन, विच इज सेफ। एक आता है हमारा गरीब नगर, जिसमें ऑलरेडी बीएमसी का डेमोलिशन वगैरह हुआ है, और टू अंडरस्टैंड मोर 325 लोगों को नोटिस दिया गया, उसमें से सिर्फ 35 लोग ही पात्र यानी एलिजिबल हुए, यानी अब अंदाजा लगाओ मोर देन 300 तो उसमें भी फेल हुए। तो ये एक इशू है कि लोगों को डॉक्यूमेंटेशन का इशू, जो डॉक्यूमेंटेशन आप बोल रहे हो वो आधार का हो गया, पैन कार्ड का हो गया, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन घरों के डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स नहीं है। अगर घर से ही आदमी डॉक्यूमेंट से फेल होता है, वो घर नहीं मिल रहा है उसको मुंबई का, तो वो खत्म हो गया, उसकी पूरी लाइफ उसने मुंबई में घर बनाया वो खत्म हो गया। मैं अगर नीचे लोअर क्लास की भी बात करूँ तो ये मिलना बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स की समझ बहुत ज़रूरी है। एज एन एडवोकेट, मैं एडवोकेट कब बना, जब ये मेरे पर इशू आया, जब मैं ये फेस कर रहा था, जब मैं कोर्ट्स जा रहा था, तब मैंने ये देखा कि भाई नहीं, मैं एडवोकेट्स के थ्रू हाई कोर्ट में मूव कर रहा हूँ, यही बीएमसी के नोटिस से रिलेटेड। मैंने बोला नहीं यार, इतनी देर में तो मैं खुद एडवोकेट बन जाऊंगा। आई गिव द एग्जाम, आई बिकेम द एडवोकेट, नाउ आई वांट टू मेक श्योर कि मेरे एरिया के अंदर भी जो ये डॉक्यूमेंटेशन का इश्यूज है उसको मैं पूरा क्लियर करूँ, घर के डॉक्यूमेंट्स के। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो मेरा लैंड पार्सल है जो बांद्रा ईस्ट का बहरामपाड़ा, इसमें सबको मैं डॉक्यूमेंटेशन ऐसा क्लियर कर दूं कि अगर कोई नोटिसेज आती है, चाहे वो एसआरई की हो, रीडेवलपमेंट की हो, तो वो अपने एक फाइल रखते ये बोल सके कि मेरा घर पास है, वो सिक्योर हो जाएगी। और सेकेंडली अगर मैं बात करूं ड्रग्स की, तो ड्रग्स पे अपन ये देख रहे हैं कि मैं खुद उसी एरिया से आ रहा हूँ, मैं अपने आस पड़ोस में वही चीज़ देख रहा हूँ, और उसके अंदर कितने भी हम लोग कैंप्स रखते हैं कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये खराब चीज़ है, ये खराब चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबको एज ए सोसाइटी बैठने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग ने मस्जिदों को साथ में लिया और लोगों को साथ में लिया कि भाई इसको इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे को हार्डकोर लेवल पे आना पड़ेगा। तो जो वुमेन हेल्थ का जो एक क्राइसिस है मेरे यहाँ पे, मैं वो फील करता हूँ कि भाई ये औरतों की जो हेल्थ है वो डिक्रीज़ हो रही है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनके अंदर मैं एम्पावरमेंट लाऊं, एक समझदारी का लेवल लेके आऊँ कि भाई कैसे अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, बिकॉज वो सिर्फ अपने बच्चों को लेकर आ रही है, स्कूल से लेकर जा रही है, घर में है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं। तो जो ये बालवाड़ी जो बीएमसी की चलती है, वो सारी जो चीज़ चलती है, वो स्कीम्स को लेकर आकर उनकी हेल्थ पर काम करना है कि भाई आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। अगर औरत मजबूत रहेंगी तो सारी चीज़ें मजबूत है, वो पूरा दिन है। एज एन आदमी हम लोग 9 घंटे काम करते हैं, अपने घर पे आते हैं, दुकान बंद करे, घर पे आकर औरत का काम चलता रहता है, रात के 10 बजे 11 बजे भी चलता है। उसकी हेल्थ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके ऊपर काम करना है। What about education in your area? सी एडुकेशन इज़ लाइक कि बच्चे आजकल जो है अच्छी स्कूल्स में जा रहे हैं। प्रीवियस भी बहुत लोगों ने आरटीई के थ्रू काम किया था, आरटीई के तब वो मालूम है 2005 का, कि अच्छी स्कूल्स में जा रहे हैं और एडुकेशन पे लोग काम कर रहे हैं। और बीएमसी ने बहुत अच्छे लेवल पर स्कूल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट किया, आई वुड एग्री ऑन दैट। तो वो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, अगर एक लो क्लास फैमिली है, वी कैन से कि भाई जो हायर क्लास है, लोअर भी है ना, तो वो कोशिश करता है मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में जाता है, हाँ, पब्लिक जा ही नहीं सकता। दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर मेकिंग श्योर कि भाई उनका बच्चा पढ़े। लेकिन एकदम लोअर क्लास है जो यार ये सोच रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, या मतलब वो कॉन्वेंट स्कूल तक नहीं जा रहा है, बीएमसी स्कूल तक उसको लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। किसी भी तरीके से एडुकेशन के ऊपर काम करने के लिए उसको समझदारी, उसको हर चीज़ का डिटेल, हर चीज़ पहुंचाने की जिम्मेदारी एज एन कॉर्पोरेट, अगर बीएमसी कॉर्पोरेटर अल्लाह मुझे बना लेता है तो मैं ये दोनों चीज़ के ऊपर तो बहुत स्ट्रांगली काम करूंगा। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बच्चों तक भी पहुंचे, औरतों तक भी पहुंचे। परवेज, सबसे पहले मैं एक्चुअली ये बोलना चाहूँगा कि मैं शगफ भाई की कुछ बातों से एग्री नहीं कर रहा हूँ कि मैं एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, मैं इस पर बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा। मैं यहाँ तक बोलूँगा कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि आज हायर एजुकेशन में, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है, हायर एजुकेशन पे आज हमारा जो रेशियो है मुसलमानों का वो सिर्फ 4.6% है, ठीक है। और जो पिछड़ी जमात है, ठीक है, जो आते हैं बैकवर्ड क्लास के अंदर, उनका हायर एजुकेशन में रेशियो 35% का है। हम सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ है इंडिया के अंदर, और सबसे बड़ी माइनॉरिटीज़ जो है मुस्लिम माइनॉरिटी के सिर्फ 16.6% के कॉलेजेस उनके रन कर रहे हैं, और बाकी जो माइनॉरिटीज़ है वो समथिंग 73.4% के करीब रन कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में हमारा कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, इसमें हमको खुश होने की नहीं, बहुत अफसोस करने की ज़रूरत है। जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर कोई नया कॉलेज पिछले 40 साल में नहीं बना है। what changes will you bring in if अगर आप जीत कर आते हो, आप बन जाते हो? देखिए, मैं ये बोलता हूँ सुहेब भाई, अगर मैं जीत कर आता हूँ या मैं जीत कर नहीं आता हूँ,
मुझे टिकट मिलती है, मुझे टिकट नहीं मिलती है, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ या नहीं लड़ता हूँ, इंशाल्लाह मैं अपने इलाके 211 212 में एक नया कॉलेज, अच्छा कॉलेज, मैं मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न कोर्सेज के साथ एक नया कॉलेज इंशाल्लाह खड़ा करूँगा इंशाल्लाह, लोगों की मदद से। मैं इलेक्शन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ नहीं लड़ता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए पुरअज़म हूँ कि मैं इंशाल्लाह हमारे इलाके के अंदर एक बेहतरीन कॉलेज ओपन करूँगा इंशाल्लाह, और लोगों की मदद से करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये आपका एक विजन। देखिए, मेरा इसके पीछे रीज़न ये है ना कि आज जो है हमारी सोसाइटी में समझ में नहीं आ रहा है लोगों को इस चीज़ के लिए कि आज मैं मुंबई की अगर आपको बात करूँ, डेटा पे बात करता हूँ मैं, कि आज अगर प्राइमरी के अंदर 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं तो HSC तक सिर्फ 10 बच्चे रह जाते हैं, 90% ड्रॉप आउट हो रहा है। अगर आप मुझसे मेरा ब्लूप्रिंट पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि वेरी नेक्स्ट डे अगर जब मैं कॉर्पोरेटर बन जाता हूँ तो मैं अपने इलाके का सर्वे कराऊंगा। सर्वे इस चीज़ का कराऊंगा कि कितने बच्चे हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट है, ठीक है, कितने बच्चे जो है वो स्किल बेस्ड कोर्सेज से दूर है, कि ठीक है आज एजुकेटेड है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, वो मजबूरी में कोई दूसरी छोटी मोटी जॉब करने में मजबूर है। मैं ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर बनाना चाहता हूँ जिनकी फीस अफोर्डेबल हो, मशीन्स बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज हमारे जिस इलाके में है, ठीक है, आप भी जानते होंगे 211 212 में ऐसा कोई हॉस्पिटल या ऐसा कोई पॉलिक्लिनिक टाइप का या इस तरीके का कोई चल नहीं रहा है वहाँ पर। एजुकेशन, हॉस्पिटल, हेल्थ, व्हाट एल्स? उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा मुद्दा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो आज रीडेवलपमेंट का इशू बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है स्पेशली साउथ। हाँ, लेकिन उनका यहाँ का थोड़ा मसला अलग है, हमारे यहाँ का मसला बहुत अलग है। जैसे कि हमारे यहाँ की प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पहले कैसा था कि लोग हॉरिजॉन्टल चौड़ में रहते थे, ठीक है, आज ये हो गया है कि बीएमसी की ऐसी ऐसी आ गई है, उस पॉलिसी का सीधा नुकसान हमारे लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो टेनेंट्स रहते हैं एक बिल्डिंग के अंदर जिसको रीडेवलपमेंट करना है, और 40-50 टेनेंट्स रहते हैं। बीएमसी की पॉलिसी पूरे मुंबई के लिए सेम है। अब मैं एग्जांपल ले लूँ कि अगर वो जो टेनेंट्स है वो रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, अब बीएमसी ने कुछ ऐसी पॉलिसी दे दिया है कि वो 70 मीटर की हाइट रहती है, एफएसआई जो मिल रही है जिसके बेस पे वो 70 मीटर हाइट तक रहती है, जिसके अंदर 22 फ्लोर्स इजीली बन जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पार्किंग का, ठीक है। अब हो रहा क्या है कि लोगों के जो घर मिल रहे हैं वो 500 स्क्वायर फीट के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। अब 500 स्क्वायर फीट के अंदर मिल रहे हैं तो 8 घर पे एक पार्किंग हो रही है। आप मुझे एक्सप्लेन करो कि 8 घर पे एक पार्किंग कैसे पॉसिबल है? उसमें 8 बाइक भी नहीं लग सकती है। ओके, ऑन दैट, ऑन द सेम थिंग, 8 घर पे एक पार्किंग क्रिमिनल है। आई एग्री विद यू। कौन दे रहा है? बीएमसी कर रही है, और बीएमसी कर रही है, पॉलिसी कर रही है, उसकी पॉलिसी ऐसी है। अब वो पॉलिसी बनाने की जगह पर अगर ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको इस चीज की समझ हो, जिनको इनके बारे में मुद्दे में पता हो, तो वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन हमने क्या थिंकिंग बना लिया है कि हमारा नगर सेवक वो गटर, नाली, पेड़ काटना और ये सारी चीजों के अंदर हम उलझ गए। मेन जो पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए वो यहाँ पर इस चीज को उठाना चाहिए। ठीक है, लोग आई शेयर दैट पेन दैट यू हैव, बट मैं कहीं ना कहीं आप लोग दोनों से कोई पॉइंट पे डिसएग्री कर रहा हूँ। The point that I disagree with you, Shagaf, in your area is that I understand the demolition and I understand the pain. What I don't understand, and I'm giving you the platform again to explain to me, these are illegal encroachment as well. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है पता है, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक। Don't tell me you don't agree with me. आपके इलाके में ये हुआ है, एक घर बनाया, उसको माला चढ़ाया, उसके ऊपर चढ़ा, उसके रेंट पे डाल दिया, उससे पैसे लोग कमा रहे हैं। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि उसको निकाला जाएगा। आई शेयर द पेन कि उसको माहौल नहीं पटकना चाहिए, उसके एरिया में आसपास दो क्योंकि उसका लाइवलीहुड है। I'm agreeing with on that. ड्रग्स के ऊपर I don't agree with you in the fact that ये जो टीम बनाना और ये जो कमिटी बनाना, मुझे नहीं लगता कि ये हेल्प करेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कर चुके। मतलब मैंने समीर वानखेड़े जैसे IRS ऑफिसर को मस्जिदों में जाके आप लोगों के यहाँ पे तकरीर करते हुए देखा, लोगों से हाथ जोड़ते हुए देखा टीम बना के। इट डिड नॉट हेल्प। और मुझे नहीं लगता नगर सेवक या MLA या मिनिस्टर लोगों के अंदर सोसाइटल चेंज ला सकता है। इट हैज टू बी डन इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो आई चैलेंज यू ऑन दैट। व्हेन इट कम्स टू योर, I love the whole idea about the hospitals. I love the whole idea about education. लेकिन जब आप पार्किंग की बात करो, मेरा क्वेश्चन अगेन आपसे फिर दोबारा ये कि ये पार्किंग हमको नहीं मिली, 8 घर पे एक पार्किंग जो नहीं मिली, उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्डर है या BMC? Let's start with you. Well, I come to you on that. So फर्स्ट ये है कि जो बांद्रा ईस्ट को जैसे आपने बताया कि लोगों का नजरिया हमेशा से यही रहा है कि ये एक इलीगल एनक्रोचमेंट है और वर्टिकल स्लम है। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों का नजरिया है जो उस स्लम को नहीं जानते। फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट यू, क्योंकि मैं नहीं जो आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको वो जो दिख रहा है आप वो बोल रहे हो, विच इज अ फैक्ट। जो आपको दिख रहा है आपने बोला। द प्रॉब्लम हियर इज के वो जो स्लम है हमारा, हम एक जमाने से, तो बहुत पुराना स्लम है, 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स हम लोग वहां पे है, और वहां पर रहते हुए हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, हमारे ही सामने SRA एज अ वो गवर्नमेंट की एजेंसी बनती है हमारे ही स्लम्स को तोड़ के,
ठीक है। वहां पर एसआरए बनता है, वो पूरे मुंबई में डेवलपमेंट करा रहा है और पूरे बांद्रा ईस्ट में ओवरऑल स्लम्स हमारे बाद के बने हुए सब डेवलपमेंट में चले गए, सिर्फ हम बचे। आपको क्या करना है? आपको एक अच्छे कैंडिडेट, आपके पास में 10 ऑप्शंस, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं अगर अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरी आवाम को, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपके सामने मैं हूँ, इसी तरीके से और 10 लोग हैं या 20 लोग हैं। आपका काम क्या है कि आप सारे लोगों को स्टडी करें, उसकी पार्टी की आइडियोलॉजी एक है, सारी चीजें, लेकिन आप क्या मुंबई का मेयर डिसाइड करो, आप अभी अपने एरिया का बंदा डिसाइड करो। ये 10 लोगों के बीच में से आप लोग डिसाइड करो कि ये बंदा है केपेबल बात करने जैसा, ये सब कुछ करेगा, उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करो एंड देन यू गो एंड वोट। आपको पैसे दे रहे, पैसे ले लो सबसे, जो दे रहे उनको लूट लो सबको, लेकिन डिसीजन जो है आपका फाइनल कर लो। तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आज लोग जो है ना, लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो देखते हैं कि मतलब ये जो पार्टी की तरफ से आ रहा है या जो भी है, वो लोगों को, कैंडिडेट को परखते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है आज जैसे पहले होता था 20 साल पहले, 40 साल पहले, कि लोग मजबूरी में वोट दे देते थे। मजबूरी में तो कोई नहीं। मजबूरी में से मतलब कोई पैसे लेके वोट दे रहा है, वो वाकई में उस चीज़ की पॉलिसी मेकिंग में वो काम कर पाएगा। See, I'll tell you the problem with live debates in India, to be very honest with you, और आप लोग मेरे से ज्यादा इसको समझते हो कि क्या होता है पता है कि जब आप इंटरव्यू देने कोई जॉब के लिए जाते हो ना, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं, आई विल ट्राई टू सेल माई सेल्फ। पॉलिटिक्स एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आदमी कॉन्फ्रंटेशन से घबराता है। तो अगर आप अपकमिंग कैंडिडेट्स को बोलोगे लाइव डिबेट करने के लिए, वो लोग रेडी रहेंगे, पर मैं आपको गारंटी बोलता हूँ 70% चोजन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ही नहीं लाइव डिबेट करने, इस डर से कि ये सामने वाला मेरे को खा जाएगा। बट I am making a commitment to you guys that this is something that I would plan to do this election, where I'm trying to get into live debates. कि आप बैठ के सामने लोगों को समझाओ, तो उसे आपको मालूम तो पड़े एप्पल वर्सेस एप्पल्स में क्या फर्क है, फिर कौन सा एप्पल अच्छा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग जीत कर आते हो, कौन से ऐसे 3 काम है, इट डज नॉट हैव टू बी कि मैं चांद तोड़ कर ले आऊं, इमीडिएट इफेक्ट से 3 काम मेरे को करना है। ये 3 मेरे पहले प्रायोरिटी पे मैं देख के रखूं, क्योंकि मैं आप लोगों का पोजीशन समझ रहा हूँ, आप लोग जिस एंगल पे बैठे हो, आप हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, हर एक चीज आप लोग देख रहे हो। अगर मैं चुन कर आता हूँ तो ये कौन सी 3 काम मैं करके दिखाऊं। शरफ, लेट्स स्टार्ट विद यू। तो अगर मैं सिलेक्ट होके आ जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके अंदर ये रहेगा कि हमारे यहाँ पर जो पानी की टाइमिंग्स है, बीएमसी की जो टाइमिंग्स है, बेस्ट पार्ट ये है कि मैं खुद बस्ती में रह रहा हूँ ना, तो मेरे को इश्यूज पूरे हाईलाइटेड समझने आ रहे हैं। तो एक टाइमिंग है कि ये टाइमिंग पे पानी आता है, ये टाइमिंग पे पानी चला जाता है, और उसके बाद में जो कनेक्शंस जो लगते हैं, जो सर्विसेज जा रही है, वो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा एक मोटो ये है कि पानी एक बेसिक नीड है, ऐसा दो पानी ओवरऑल सारे पार्ट्स में मुंबई में सबको मिल रहा है, लेकिन अभी भी जो है ना वो तकलीफ है हमारे लोगों को। तो मेरी कोशिश ये है कि पानी के साथ साथ हमारी गलियों का, सारी चीज़ों का काम जो है ना, एक एनवायरनमेंट, एक नेबरहुड इतना अच्छा हो जाए कि भाई ये चीज़ तो एक कॉर्पोरेटर को जो करना था बेसिक, वो हमारे को बेसिक चीज़ तो हमारे को एक मिल गई, एक बेसिक। सेकंड ये है, जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया है, कि डेवलपमेंट का इशू मेरा सीरियस है। जो सीरियस इशू में मेरा ये है कि अगर मैं उधर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, जो एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई वुड मेक श्योर कि जो चैलेंजेस हमारे प्रीवियस लोगों ने फेस किए, उनको 15-15, 20-20 साल हो गए, रेंट नहीं मिल रहे, और वो ऐसी टेम्पररी बिल्डिंग्स बनाई गई है, उसमें रह रहे हो। टेम्पररी बिल्डिंग्स कभी भी गिर सकती है, और मैं उस चीज़ को ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कुछ हो, लेकिन पहला ये करूँगा कि जो टेम्पररी बिल्डिंग्स में मूव आउट हुए हैं उनको सही से सेटल हो जाए बीएमसी के थ्रू, और वो बिल्डर का जो सॉर्ट आउट है वो सारी चीज़ें हो जाए। और जो मेन है हेल्थ पे जो है काम करना है ओवरऑल। लाइक इट्स नॉट अबाउट के वुमेन और बच्चे लोग का, ये ओवरऑल के भाई पूरे हमारे वार्ड के अंदर जो है सीनियर सिटीजन हो, सारे हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर काम करें। ठीक है, परवेज भाई, थ्री थिंग्स दैट यू वुड डू द मोमेंट यू आर चोजन। वेरी नेक्स्ट डे से मेरे यहाँ जो काम करने वाले लोग रहेंगे वो सर्वे शुरू कर देंगे। पहला सर्वे शुरू करेंगे, ठीक है, जिससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि विद इन 10 डेज कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, पहला ये हो जाएगा। सेकंड थिंग, मोहल्ला क्लिनिक सबसे पहले शुरू करूँगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आज मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना कि हेल्थ को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या लोग जो भी हैं एडजस्ट कर रहे हैं, परेशान है। ठीक है, क्योंकि पिछले कई सालों से ना बीएमसी के इलेक्शंस नहीं हुए, फंड्स नहीं आ रहे, इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो रोड्स है, सारी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और बीएमसी जो है वो प्रायोरिटी के बेस पे, अगर जैसे मैं सीधा एग्जांपल दूं कि अब जैसे सेंटर स्टेट में जिसकी पार्टी चल रही है, वो उनके जहाँ पे वो वार्ड जीत सकते हैं, तो वो लोग फंड ज़्यादा पास करें। इसका सीधा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि गोवंडी के अंदर अभी 4 करोड़ का फंड पास हुआ, कहीं पे भी फंड पास नहीं हो रहे हैं। और में तो आपके नहीं, जो अभी कॉर्पोरेटर थे, एमएलए हमारे हैं, ठीक है, एमएलए सर भी जो है हमारे बेचारे फंड्स के लिए बहुत स्ट्रगल करवा रहे हैं। उनकी कुछ पॉलिसी होती है कि भाई आप हमको यहाँ पे सपोर्ट करो, हम आपको फंड्स दे देंगे, लेकिन हमारे माशाल्लाह से हमारे जो एमएलए साहब हैं वो इन चीज़ों, इन राइट विंग वालों को उतना वो नहीं करते कि भाई तुम फंड्स मत दो, मैं अपनी जेब से लगा दूंगा।
लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि तुम्हारा काम समाजवादी पार्टी के रंग में रंग है वो परवेज भाई। नहीं नहीं, देखिए कैसा है ना कि बात पार्टी की नहीं है, बात हकीकत है ये कि जो वहां पर जो है अख्तर कुरैशी है, जिस वार्ड से थे, आज वो उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है, उनको 4 करोड़ का फंड पास कर दिया। जब वो समाज पार्टी में थे क्या उन्होंने उतना फंड लाया था? मेरा सवाल ये। तो वेरी नेक्स्ट डे जो फंड्स आएगा उससे हम एटलीस्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि 3 साल से फंड्स आ ही नहीं रहे ठीक है और काम हो नहीं रहे। हो गया मोहल्ला क्लिनिक, आपने बोला सर्वे करूंगा, मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा, फंड्स फ्रीज अनफ्रीज करा के सबसे पहले उससे काम करो। लेट्स टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि तुम लोग मेरे ही उम्र के हो और मेरा ये थोड़ा फर्ज बनता है कि आई गो अ बिट टेक्निकल विद यू गाइस। सो आई एम गोना आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, इफ यू डोंट नो द आंसर इट्स नॉट बैड, पर अपन ये कर सकते हैं कि अपन इसके बारे में और पता करेंगे और तुम लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपने अपने चैनल से अगर इसका नहीं जवाब पता है तो अपनी ऑडियंस को बताना है। इससे मैं ये मैसेज भी पास ऑन करना चाहता हूँ कि अगर ये आदमी कोई मेरे लिए इलेक्शन लड़ रहा है, जरूरी नहीं कि उसको हर चीज पता हो, अगर नहीं पता है तो ये पता करके आके मेरे को बताए, और अगर पता होगा तो लोगों को पता चलेगा कि उनका कैंडिडेट कितना आगे है। फॉर शगफ, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज डीसीपीआर 2034 टू योर पीपल। अगर आपकी ऑडियंस देख रही है, डीसीपीआर 2034 क्या है, सिंपल लैंग्वेज में। डीसीपीआर 2034 मेरे को लग रहा है 2034 के हिसाब से जो डीपी प्लान आप बोल रहे हो, डीसीपीआर इज अ डीपी प्लान के एक डेवलपमेंट प्लान, पूरा मैप है जिसमें कहाँ पर नाला, कहाँ पर रोड कितना चौड़ा, कहाँ पर पाइपलाइंस है और किस तरीके की जोन्स है, ये आर जोन होगा, ये कमर्शियल जोन होगा, वो पूरा एक डीसीपीआर उसका मैप का एक स्ट्रक्चर है। क्लोज बट नॉट 100% करेक्ट। डीसीपीआर 2034 एक गाइडलाइन बीएमसी की तरफ से आई है 2014 से लेकर 2034 तक, जो बिल्डर्स के लिए, सिटीजंस के लिए एक रूल बुक है। क्रिएट करता है FSI कितनी होगी, पार्किंग के हिसाब से 33/7, 33/7, 33/9, जिसमें क्लस्टर डेवलपमेंट भी है, 33/7 जिसमें नॉर्मल स्टेज बिल्डिंग का डेवलपमेंट होता है, और 33/7 है जिसमें स्टेज बिल्डिंग प्लस स्लम का डेवलपमेंट होता है। तो मोर और लेस क्लोज बट ठीक है। परवेज, सिंस यू स्पोकन अबाउट डीसीपीआर, व्हाट इज डीसीपीआर में 2 व्हीलर पार्किंग का क्या प्रोविजन? 2 व्हीलर पार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। आई थिंक परवेज डीसीपीआर 2034 में, सी दैट इज द होल थिंग। आई व्हाट मैं तुम्हारे लोगों से इतना खुल के इसके लिए बात कर रहा हूं, हम लोग जाके देख सकते हो। नहीं, मैंने उसका नहीं पढ़ा था। महाराष्ट्र स्टेट राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट क्या है? वी कैन पास इट ऑन टू परवेज। महाराष्ट्र स्टेट राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। Maharashtra State Right to Public Service Act. It is an act related to all the public services which is there in Maharashtra. तो वो इससे रिलेटेड होगा कि जो अपनी पब्लिक सर्विसेज है ना महाराष्ट्र में, इन टर्म्स ऑफ बसेस हो गया, ट्रेन्स हो गया, और जो भी सर्विसेज हो, रॉन्ग है। बट ठीक है, लुक दैट इज द होल थिंग। आज मेरे को वो पॉलिटिशियंस नहीं दिखाना जो झूठ बोल के चले जाए, मेरे को वो पॉलिटिशियंस दिखाना जो अगर वो एक्सेप्ट है, क्या ठीक है, नहीं है ना, मैं पढ़ के आऊंगा, मैं लाके दूंगा, क्योंकि आजकल जोरान रमजानी सब देख रहे हैं। ठीक है, मैं जब बोला ना कि लाइव डिबेट में जोरान रमजानी को स्पॉट कर दिया, बट ठीक है, लेट्स कम टू परेश। परेश, डू यू नो अबाउट महाराष्ट्र स्टेट राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट? नहीं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। So again, a commitment from both of us, all three of us. और मैं तुम्हारे साथ एक कमिटमेंट बना रहा हूँ कि whatever video you create, I will share it on my platform and we'll try to make it beautiful. महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, जस्ट सो दैट ऑडियंस को भी पता चला, हमको भी पता चले। गवर्नमेंट ने एक रूल सेट बनाया है कि अगर मैं परवेश के इलाके का आदमी हूँ और ये मेरा कॉर्पोरेटर है, तो कुछ सर्विसेज है जिसके लिए डेज डिफाइन किए गए, इसको इतने दिन में ये मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है और अगर मैं 3 कंप्लेंट फाइल करता हूँ, पहला मैं खुद करूंगा, दूसरा फर्स्ट ऑफिसर के पास जाके, फिर वो, उसके बाद भी अगर वो नहीं होता है तो जो बीएमसी ऑफिसर उस चेन में आते हैं उनकी सैलरी से पैसे लेकर वो कॉम्पेंसेशन मेरे को मिलेगा। ओके, तो ये इसके ऊपर इट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम बोथ ऑफ यू टू वर्क ऑन दैट। शैल वी मूव फॉरवर्ड? Let's make it very easy. This is the last one that I want to ask you. What do you think is the overall budget for e-vote? Annual budget. Last annual budget. 390 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 390 करोड़। ओवरऑल बजट जो बीएमसी का है वो ये साल का 74,427 करोड़ था, जिसमें से 4,000 करोड़ 4,000 करोड़ जो था वो एजुकेशन के लिए था, 7,000 करोड़ जो क्या नाम है अपना हेल्थ के लिए था, और उसके बाद जो मेजर इनका बजट जो है 50 49% या 40% या 53,000 करोड़ जो है वो कोस्टल रोड में जा रहा है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग वाटर जो ड्रेनेज का है उसमें जा रहा है। बट मैं फिर भी थोड़ा खुश नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि 4,000 करोड़ आपकी लग रही है और आप देख रहे हैं कि जो पीएमसी का बजट है वो कई स्टेट का बजट है और किसी अफ्रीका की कंट्री के बराबर का बजट है, लेकिन एशिया की सबसे रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है। तभी लोग इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज्यादा वो रहते हैं। मैं लोगों को देख रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मेरे एक फ्रेंड है, मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड है, शिवसेना में बिलोंग करते हैं, वो मुझे एक बार कॉल किया कि परवेश तुमको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, तुम तो माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हो। तो मैंने बोला कि अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं समझा नहीं, इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मुझे इससे पैसा चाहिए।
लोगों ने इसको एक्चुअली में ये बना दिया है कि इलेक्शन लड़के हम एक अच्छे स्टेज पे चले जाएंगे, अच्छा पैसा बना लेंगे, फॉर्च्यूनर कार में घूमेंगे। बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शन लड़के लोगों का काम नहीं करोगे, पॉलिसी मेकिंग जगह पे नहीं जाओगे, लोगों को बर्बाद मत करो। ठीक है, आज हमको उसकी जरूरत है। इस पे तो यार हर तीसरा नेता हमको अभी भी दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं, ये तो यही चीज चल रही है ना। ये तो बहुत ओपन है ना। आज कोई भी नेता खड़े रह के बोलेगा मैं करप्ट नहीं हूँ, जो इलेक्टेड है। पर आपको देख रहे हैं कि आज वो यहाँ रह रहा था, कल उसके पास ठीक है ना, वही तो बोल रहा हूँ ना। फॉरेन से लोग हैं। कि अगर वोटर इस चीज को समझेंगे नहीं ना कि आज हम थोड़े से पैसों के लिए अगर वोट अपना दे देते, मैं अपने यहाँ के इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिन जनरल बोल रहा हूँ, तो हम हमेशा गरीब रहेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि आज जो युवा नेता, जो भी युवा नेता है या जो भी लोग नेता बनना चाह रहे हैं, कि वो थोड़ा सा काम करा के, थोड़ा सा दिखा के, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आके वो आपके वोट को ले जाएंगे और फिर वो कभी काम नहीं करेंगे। फिर वो अगले 5 साल के बाद आपको दिखाई देगी। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द बजट फॉर एच ईस्ट वार्ड? एच ईस्ट वार्ड का मैंने 2017 में पूरा डिटेल देखा था, 17 को टाइम हो गया और फिर ये कोरोना काल आया तो आई हैव नॉट सीन इट। बट मुझे ये पता है कि ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और ये सब में जो अफेक्टेड हुआ था, मस्त 200 करोड़ का बजट है खाली एक नाला स्टॉर्म वाटर ये निकालने में। इसी तरीके से बजट एक स्पेशलाइज बजट था जो मेरे कॉर्पोरेटर का मैंने स्टडी किया था पूरा, कि इसका अभी तक का कितना इसने खर्चा कर दिया है, कब्रिस्तान में कहाँ लगाया है, क्या किधर किया है। तो वो उसका मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन आई वुड मेक श्योर कि मैं उसका पूरा डिटेल अभी लेटेस्ट फाइल जो निकालूंगा उसमें मेरे पास सामने आ जाएगा कि भाई व्हाट आर द वर्क्स ही हैव डन एंड व्हाट इंप्रूवमेंट आई कैन डू। वेरी गुड। तो उस पे काम करता हूँ। एच ईस्ट वार्ड 289 crores annually budget given to that ward, 389 crores or 390 crores given to BMC अप्रोक्सीमेट। मैं आज शॉक हो गया। मैं आप दोनों को एक चीज बता रहा हूँ, मैंने कल ये चीज पढ़ी है। नायर हॉस्पिटल का नाम सुना आप लोगों ने? जी। हमारे इलाके में नायर हॉस्पिटल है। मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने के लिए पिछले साल नायर हॉस्पिटल को 49.5 करोड़ रुपए अलॉट हुए। और ये गवाह है, इनको पूछो, वो हमारे हॉस्पिटल क्या क्या नहीं चलता हमारे हॉस्पिटल में। देखिए, मैं आपको नायर हॉस्पिटल में बताऊं ना कि मैं मेडिकल कैंप के बाद है ना, नायर हॉस्पिटल के ऊपर एक इशू, एक मुद्दा था, मैं उसके ऊपर जाना चाहता था। इसलिए जाना चाहता था कि मेरे एक पहचान के एक है, उनकी रिलेटिव ही जो 42 ईयर्स की थी, वो डेथ हो गई है। डेथ इस वजह से हुई क्योंकि वेंटिलेटर मशीन नहीं थी वहाँ पर। और मशीनरी इक्विपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए मिले। हाँ, लेकिन वहाँ पे MRI स्कैन मशीन नहीं है। वहाँ पे मेजोरिटी आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये BMC रन जो हॉस्पिटल्स है या स्ट्रीट हॉस्पिटल जो है, उसमें ये हो रही है कि उनके पास मेडिसिन नहीं है। वो मेडिसिन बाहर से करवाते हैं, वो टेस्ट के लिए बाहर से करवाते हैं। ठीक है, वो क्या दे रहे हैं फिर हमारे को। और मैं इसलिए आपको बताया, जब आपने बजट के बारे में पूछा, 7000 करोड़ स्पेंड कहाँ हो रहा है, पर ये स्पेंड कहाँ हो रहा है 7000 करोड़ करोड़। और कम हुआ है। BMC का हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर कम हुआ और आप परेशान हो गए। वो 50 करोड़ में परवेज भाई शगफ, आई डोंट नो कैसे किया, बट 50 करोड़ एक साल का बजट है, वो भी अंडर यूज गया। 11 करोड़ इस्तेमाल किया, उसके बाद बोला हमको जरूरत नहीं। कोई, क्योंकि वो लेडी की डेथ हो गई थी, वो 42 ईयर्स की थी, इसलिए क्योंकि वो लोगों को ना वेंटिलेटर मशीन मिली नहीं, क्योंकि एक ही शायद वेंटिलेटर मशीन थी वहां पर, वो उनको मिली नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि ऑक्सीजन के लिए भी वो लोग जो है ना, आता ना हैंड से ऑक्सीजन वैसा दे देते, तो उसके वेरी नेक्स्ट बेचारी डेथ हो गई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं BMC से तो सही बोलूँ ना, लास्ट जब ये 3-4 महीनों में जब पढ़ रहा हूँ ना, मैं हैरान हूँ कि BMC में ऑफिसर जो है वो सिर्फ करप्शन के लिए आते हैं। मैं मेजोरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि करप्शन हो रहा है। आज मैं आपको बताऊं कि मेरा एक दोस्त है, उसको अपने घर पे नाम कराना है, लेकिन और घर किसके नाम पे, उसकी मम्मी के नाम पे, और वो उनके नाम पे ट्रांसफर करना चाहती है, गिफ्ट करना चाहती है, और बाकी सारे भाई बहन उनके NOC लेने को रेडी है और NOC दे दी है। 8 महीना हो गए, परेशान है, इंजीनियर है, रिलायंस जियो में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे है, वो परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि वो ऑफिसर काम करना नहीं चाहता, और उसका सीधा रीजन है कि उसको 50,000 ब्राइब नहीं मिल रही है। नहीं करवा पा रहे हम लोग काम, हम पढ़े लिखे हैं, कोई भी काम नहीं करवा पा रहे हैं। आपका जो वीडियो था, मैंने भी देखा था वो वीडियो, ठीक है, उससे जो है थोड़े छोटे मोटे लेवल पे काम हो जा रहा है, और होना चाहिए, माशाल्लाह होता भी है। लेकिन जो पॉलिसी की जगह पे है, वहां पे ऐसे लोग बैठना चाहिए जो ऑफिसर्स के साथ ऐसे काम कराना चाहिए, ये काम ऐसे किया जाता है। लोग आई रियली होप कि तुम लोग दोनों बहुत सक्सेसफुल हो आने वाले इलेक्शन में। थैंक यू सो मच। इस कॉम के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि पढ़े लिखे लोग अगर अंदर बैठेंगे, तो जो पढ़ा लिखा है वही पॉलिसी समझेगा और उसको आगे लेके जाएगा। सो ऑल द बेस्ट यू गाइस। अभी 30 सेकंड में आप लोग दोनों को ये बताना है कि आपको वोट, दूसरे को वोट क्यों नहीं करना जो आपके साथ में खड़े रह के इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ और जहाँ से मैं आया हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया हूँ।
इसलिए स्ट्रगल फेस किया हूँ कि मैंने अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए, मेरा अब्बा ड्राइवर है, वो आज भी ड्राइवरी कर रहे हैं और मेहनत करते हैं, और हमने बहुत फेस किया है। मैंने प्यून की जॉब से अपना करियर शुरू किया था। मैं प्यून के जॉब करता था, ठीक है, और एक ऑफिस बॉय की जॉब करता था। वहाँ से जो मुझे सैलरी आती थी उसकी बेस पर मैं आगे अपनी पढ़ाई को पूरी कंप्लीट किया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अपने इलाके में बहुत अच्छा काम करूँ। और मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लॉ भी किया हूँ, वो मेरे को लगता है कि दूसरे कैंडिडेट इस बारे में नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप चांस देंगे तो इंशाल्लाह मैं पॉलिसी मेकिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। वंडरफुल, गुड। वोट क्यों नहीं करना? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ऑडियंस की और हमारे वोटर्स की ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ मुझे देखकर आप वोट मत दो। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप मुझे देखकर वोट दो। यकीनन आप अपने आज जितने भी कैंडिडेट्स हैं, 10-20 जितने कैंडिडेट, सबको देखो, उसके बाद में आप लोग डिसाइड करोगे किसको दो। लेकिन अगर मुझे हराना तो ऐसे से हराना कि मैं बोलूँ कि यार ठीक है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट माई डिफीट। ऐसा नहीं करना कि भाई पार्टी देखकर दे दिया, बहिंदा पहचान वाला देखकर दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। आप मेरे पावर के ऊपर मेरे को देखो, उसके बाद चेक करने के बाद में ही आप दो। Wonderful. All right, with this, I want to end this episode. I hope you guys enjoyed. I hope you guys got that platform. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हमारे बीच के नौजवानों को ऊपर लाने की कोशिश में, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो कोशिश करूँगा। अब आपके पास ये दो ऑप्शन है अपने अपने इलाकों में, आप डिसाइड करिए कि आपको इनको वोट देना है नहीं देना। और ये दोनों बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई मुद्दा है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट दीज गाइज व्हेरेवर यू वांट। आई होप दैट्स ओके विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो विद दिस आई वांट टू एंड दिस एपिसोड हियर। कीप वाचिंग अस। आने वाले इलेक्शन तक हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग एरियाज उठा के आपके कैंडिडेट्स को आपके सामने बिठाएं, एंड सेंड मी मोर क्वेश्चंस एंड मोर आइडियाज टू गेट आवर पॉडकास्ट इन अ वे दैट वी कैन स्प्रेड मोर लव and more information. Up until then, I think it's a wrap.